दोस्तों, हम अपने इस चौथे पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें हमने नाम दिया हुआ है इस्लाम का उदय और विस्तार। और इस चौथे पार्ट के आज तीसरे भाग के रूप में हम अध्ययन करने वाले हैं खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पाठ का विकास करते हैं, पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करेंगे हमने कि हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ प्रारंभिक खलीफाओं के बारे में हमने पढ़ा है और उसके बाद हमने दो राजवंशों का अध्ययन कर लिया है जिसमें हमने देखा अब्बासी राजवंश और उमैया राजवंश जो है वो समयानुसार अपने अपने शासन उन्होंने किए हैं। और फिर अब हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से अब्बासी जो राजवंश है उसका पतन हो रहा है और उसके पतन के साथ साथ ही यहाँ पर क्या हो रहा है, नवीन अनेक कई सारे राजवंश हैं उनका क्या होगा, यहाँ पर उदय होगा और एक तरीके से एक बिखराव की स्थिति आएगी, विघटन की स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन फिर भी जो संप्रदाय है वो यहाँ पर विघटित नहीं होता है और फिर संप्रदाय जो है वो नई ऊंचाइयों को ग्रहण करता है। वो किस प्रकार से होगा उसके बारे में आज हमें अध्ययन करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात हमने यहाँ पर लिखी है खिलाफत का उदय। ठीक है, कि खिलाफत का अर्थात बिखरी हुई खिलाफत, राजवंशों में बंटी हुई जो खिलाफत है उसकी बात करनी है। हालांकि खिलाफत का उदय तो हो चुका है, हमने पहले ही पढ़ लिया है, कुछ प्रारंभिक खलीफा के रूप में और दो राजवंशों के रूप में। तो जिस राजवंश को हमने कल इस पिछली क्लास के अंदर जो पढ़ते हुए छोड़ा था वो अपना राजवंश कौन सा था भाई, बताना जरा। अब्बासी राजवंश है ना, इसको हमने पढ़ते हुए छोड़ा था। तो ये अब्बासी राजवंश जो है ये अपने 9वीं शताब्दी के अंदर जाकर के पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। कौन सी शताब्दी की बात करने वाले हैं हम लोग 9वीं शताब्दी से यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखिए, हमने कहा कि ये 9वीं शताब्दी जो यहाँ पर आती है, इस शताब्दी के अंदर जाकर के और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे पतन के जो लक्षण है वो प्रारंभ हो रहे हैं। किसके पतन के, या अब्बासी राजवंश के पतन की बात कर रहे हैं। अब देखिए, 9वीं शताब्दी के अंदर ही हम बात कर रहे हैं ना, तो एक समय आता है यहाँ पर 810 के पास में। कौन सा है, 810 के पास, जहां यहाँ इनके जो खलीफा है उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन देखिए, ये जो पतन की बात हम कर रहे हैं ये पतन हो क्यों रहा है, ये भी हमने कई तरीके से समझा है। देखिए, दो तरीके हैं इसके समझने के लिए। पहले अगर कारण की बात करें कि इस पतन का पहला कारण क्या हो सकता है, तो उसमें हमने देखा कि यहाँ पर दो प्रकार के गुट बने हुए हैं। कौन से गुट बने हुए हैं, दो प्रकार के। एक तो ईरानी गुट बना हुआ है और इसके खिलाफ में एक और गुट बना हुआ है, अरबी गुट। कौन सा गुट है, अरबी गुट। अब ये जो मुसलमानों के जो दो गुट बन गया, ईरानी और अरबी गुट, इन दोनों के बीच में टकराव चल रहा है। इन दोनों के बीच में क्या चलेगा, टकराव चलेगा। हमने बात करी थी कि जो उमैयद राजवंश था वो ईरानी गुट कहलाएगा और जो अब्बासी राजवंश था वो क्या कहलाएगा, वो आपका अरबी गुट कहलाएगा। तो इन दोनों में इस संप्रदाय के, मुस्लिम संप्रदाय के, इस्लामिक साम्राज्य के सर्वोच्चता का पद ग्रहण करने के लिए क्या चल रहा है, इन दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है, युद्ध का जो है वो माहौल यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो हमने बात करी है कि यहाँ पे दो गुट आ रहे हैं। एक तो कौन सा गुट आया आपके सामने, ईरानी गुट आया है, और इसके समक्ष कौन सा गुट खड़ा हो रहा है भैया, अरबी गुट। ठीक है, ये चीज तो हमने देख ली है। अब ये जो अरबी गुट है इनके खलीफा है, हम बात कर रहे हैं 810 ईस्वी की। कब की बात कर रहे हैं, 810 ईस्वी की। और 810 ईस्वी के अंदर यहाँ पे खलीफा थे हारून अल रशीद। कौन थे, हारून अल रशीद। ठीक है, इनकी क्या हो जाती है भैया, यहाँ पे मृत्यु हो जाती है हारून अल रशीद की। ठीक है, 810 ईस्वी के अंतर्गत। अब देखिए, इनके दो पुत्र हैं। इनके कितने पुत्र हैं, दो पुत्र हैं। एक तो है अमीन, क्या नाम है, अमीन, और एक पुत्र का नाम है मामून। क्या नाम है, मामून। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में भी इस पद को प्राप्त करने के लिए कौन से पद की बात कर रहे हैं भैया, ये कर रहे हैं हम खलीफा पद की बात। तो इन दोनों के बीच में खलीफा के पद को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ जाता है। जबकि तीसरा व्यक्ति इस टकराव में और कौन शामिल हो रहा है, ईरानी गुट वाले जो है वो भी अपना जो है यहाँ पर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अब क्या होगा, अब इस टकराव की वजह से क्या आएगा, इस टकराव की वजह से जो इस्लामिक साम्राज्य है उसमें क्या होगा भैया, बिखराव हो जाएगा। और बिखराव की वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे कई सारे जो है वो नवीन राजवंश बन जाएंगे, क्योंकि जो साम्राज्य है वो कई प्रांतों में अलग अलग भागों के अंदर बंट जाएगा। जो इस्लामिक साम्राज्य है वो अलग अलग भागों में बंटेगा और इस वजह से क्या होगा, कई सारे नए राजवंशों का उदय होगा। तो देखिए कौन कौन से राजवंशों का उदय होता है।
तो इस प्रकार से ये जो विघटन हुआ, और उस विघटन के अंदर हम देख रहे हैं सबसे पहले ताहिरी वंश और समानी वंश, ये दो जो राजवंश है ये सामने आ रहे हैं। तो ये कौन सी जगह पे सामने आएंगे, इसके लिए भी हम बात कर लेते हैं। ये जो दोनों राजवंश है इनका जो उदय हुआ है वो हुआ है खुरासान के क्षेत्र में। कौन सी जगह पे भैया, खुरासान, ठीक है, ये लीजिए खुरासान। प्लस यहाँ पर एक और क्षेत्र इन्होंने जीत लिया जिसको हम नाम देते हैं ट्रांस आक्सियाना। क्या नाम देते हैं, ट्रांस आक्सियाना, ठीक है, ये हो गया ट्रांस आक्सियाना क्षेत्र। और इस ट्रांस आक्सियाना का अगर नाम याद रखना हो तो इसको तुरान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुरान। ये ट्रांस आक्सियाना या तुरान एक ही बात है। तो इस क्षेत्र के अंदर दो राजवंशों का उदय हो रहा है, एक तो कौन सा हुआ, ताहिरी, और एक कौन सा हुआ, समानी राजवंश का उदय हुआ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर आगे हम बढ़े तो आता है आपका तुलुनी राजवंश। इसका भी यहाँ पे उदय हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ मिस्र के अंदर। कहाँ पे हुआ भैया, ये मिस्र में इसका क्या हुआ है, इसका उदय हुआ, ठीक है। इसने मिस्र को जीत लिया। साथ ही साथ सीरिया का जो क्षेत्र है, मिस्र और सीरिया का जो क्षेत्र है वो तुलुनी राजवंश ने जीत लिया। अच्छा, हम बात ये कर रहे हैं कि इतने सारे राजवंश नए नए आ रहे हैं, तो अपना वो पुराने वाला जो मूल रूप से खलीफा का पद धारण किए हुआ था यानी कि अब्बासी राजवंश, वो किधर गया, वो किधर भी नहीं गया। उसका साम्राज्य छोटा हो गया। क्या हो गया, उसका साम्राज्य छोटा हो गया। छोटा होकर के क्या रह गया भैया, तो पश्चिमी जो ईरान है, पश्चिमी ईरान जो है वो रह गया इसके पास में। और इसके अलावा क्या रहा, इसके अलावा इसके पास में मध्य इराक का जो क्षेत्र है इतना सा रह गया। और इस क्षेत्र के अंदर सिमट करके रह गए कौन से राजवंश वाले, अब्बासी राजवंश वाले, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या स्थिति होगी उसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, हमने बात करी है कि जो ये अब्बासी राजवंश है, ये अब्बासी राजवंश सिमट जाता है, इसका एरिया दायरा कम हो जाता है और ये मध्य इराक और पश्चिमी ईरान के क्षेत्र में अब अपने शासन करते हैं। लेकिन क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी अगर बात करें तो हम पहुंच जाते हैं 945 के अंदर। कब पहुंच जाते हैं, 945 ईस्वी के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो एरिया है ये भी एक अन्य राजवंश के द्वारा जीत लिया गया, अर्थात अब्बासी राजवंश को यहाँ से जो है वो राजनीतिक अधिकारों की समाप्ति हो जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ पे एक राजवंश आता है बुहाई राजवंश। कौन सा राजवंश है ये, बुहाई वंश, ठीक है। ये बुहाई वंश जो है ये वास्तव में एक सैनिक वंश है। कैसा है, सैनिक वंश है, लड़ाकू जाति वाले हैं ये, है ना। और ये यहाँ पे अधिकार कर लेते हैं इस अब्बासी राजवंश के स्थान पर। लेकिन यहाँ पर एक बढ़िया सा घटनाक्रम होता है जो अगले आने वाले इस पूरे संप्रदाय के इतिहास को प्रभावित करेगा। देखिए, बुहाई वंश के जो लोग हैं इन्होंने दो कार्य किए। एक तो इन्होंने कहा कि हम खलीफा नहीं है, बहुत बड़ी बात है ना। अभी तक जो भी जीत रहा है स्वयं को क्या घोषित कर रहा है, खलीफा घोषित कर रहा है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम तो भाई खलीफा नहीं है। इन्होंने खलीफा की उपाधि धारण नहीं की। इसका मतलब समझेंगे अभी। तो इन्होंने क्या कहा खुद को, इन्होंने खुद को कहा कि हम तो शहंशाह है। क्या है, शहंशाह है। शहंशाह का मतलब होता है राजाओं का राजा। क्या होता है मतलब, राजाओं का राजा जो है वो क्या कहलाएगा, शहंशाह कहलाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने स्वयं को क्या कहा, शहंशाह कहा, इन्होंने खलीफा नहीं कहा। इसका कारण है, देखिए ये जो बुहाई राजवंश है ये जाति है इनकी शिया, मतलब संप्रदाय भी हमने बात कर ली थी ना। ये जो मुस्लिम संप्रदाय मैंने पहले बताया था कि ये आगे आने वाला है, दो भागों में बंट गया था, शिया और सुन्नी। शिया कौन है और सुन्नी कौन है वो भी हमने जो अली का अध्ययन किया था चौथे खलीफा, मतलब प्रथम खलीफा में जो 4 नंबर का है, उसके समय में हमने ये समझ लिया था, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि ये बुहाई राजवंश जो है वो शिया है, जबकि ये जो अब्बासी राजवंश है, और जो अब्बासी राजवंश का खलीफा यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो कौन सा है भैया, ये है सुन्नी, ठीक है। कौन से राजवंश का है ये, सुन्नी राजवंश का है। अब यहाँ इसको समझने के प्रयत्न करें, ये जो बुहाई राजवंश वाले हैं ये शिया के हैं, ठीक है। ये शिया यानी कि इसको शिया वर्ग है मुस्लिमों का, उसका समर्थन तो मिल जाएगा। लेकिन इन बुहाई राजवंश का विरोध कौन करेगा, जो सुन्नी मुसलमान है। और इन सुन्नी मुसलमानों का विरोध रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो शहंशाह है, राजनीतिक अधिकार जितने वो सारे के सारे क्या है हमारे पास है, लेकिन हम खलीफा नहीं है। खलीफा का प्रधान जो पद है वो इन्होंने अब्बासी राजवंश के पास में ही रहने दिया, इसको नष्ट नहीं किया। अर्थात धार्मिक सत्ता को अलग करने का प्रयत्न है और राजनीतिक सत्ता को अलग करने का प्रयत्न जो है वो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। इन्होंने खलीफा की उपाधि धारण ना करके ये कार्य यहाँ पे शुरुआत कर दी। इसके अलावा भी इनके मन में एक और डर है,
ये जो सिया है बुहाई राजवंश वाले, इसके अलावा एक और कारण बनता है। हमने नेक्स्ट वंश पढ़ना है फातिमी वंश। कौन सा है? फातिमी वंश। देखिए इसका क्या इतिहास रहता है, इसको समझते हैं। ये जो फातिमी वंश है ये भी सिया है। ये क्या है? सिया धर्म को मानने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बुहाई है, बुहाई राजवंश वाले हैं, एक तो सुन्नियों का भी इनको डर लग रहा है, ठीक है, कि सुन्नी जनता जो है वो विरोध करेगी। दूसरा क्या लग रहा है कि मान लीजिए ये हो गया कि भाई सुन्नी जनता के साथ साथ सिया भी अगर इनके पक्ष में चले गए, कौन से वाले के पक्ष में? फातिमी वंश के, तो अपना तो नामो निशान ही हट जाना है। इसलिए ये जो है वो खलीफा के पद को बरकरार रखते हैं। अब ये जो फातिमी वंश है इनके अंदर भी एक सिस्टम है। ये स्वयं को पैगंबर की जो पुत्री है फातिमा, उसका वंशज बताते हैं। किसका वंशज मानते हैं? ये फातिमा जो है वो आपने नाम पढ़ाया था वहां पे हमने, इनके परिवार के अंदर। तो जो पैगंबर है इनकी क्या है? पुत्री। और पुत्री कौन? फातिमा, ठीक है। तो फातिमा का वंशज कहते हैं ये अपने आप को। फातिमा के क्या मानते हैं? ये अपने आप को वंशज मानते हैं। और इस वजह से ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एकमात्र जो न्याय संगत उत्तराधिकारी है, एकमात्र न्याय संगत इस्लामिक साम्राज्य का अगर उत्तराधिकारी कोई है तो वो तो कौन सा है? हम ही है, फातिमा वंश वाले ही है। न्याय संगत उत्तराधिकारी तो हम हैं, क्योंकि हम हैं उनके वंशज, आप लोग नहीं हो, ठीक है। और यहाँ पे एक घटनाक्रम भी होता है। ये क्या करते हैं? 969 के अंदर, 969 ईस्वी के अंदर ये लोग मिस्र के ऊपर अधिकार कर लेते हैं। भैया किस पे अधिकार कर लेंगे? ये मिस्र के ऊपर अधिकार कर लेंगे। कौन से वाले? ये फातिमा वंश वाले, ठीक है। अब ये मिस्र पे अधिकार करते हैं और अपनी राजधानी स्थापित कर लेते हैं काहिरा के अंदर। अपनी राजधानी ये लोग कहाँ बनाते हैं? काहिरा को अपनी राजधानी बनाते हैं। ये मंगल ग्रह के उदय के दिन से काहिरा जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है। हालांकि ऐसा वास्तविक स्थिति क्या है वो अभी जो है कहानियों के रूप में प्रचलित है। तो हम ये मान लेते हैं कि इनकी राजधानी जो है उन्होंने कहाँ पे स्थापित कर दी? फुस्तात थी पहले, फुस्तात को हटा करके इन्होंने क्या कर ली? काहिरा के अंदर जो है वो राजधानी स्थापित कर ली। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के अब हमने देखा कि अब जो इस्लामिक साम्राज्य था वहां पर वास्तविक रूप से जो राजनीतिक सत्ता है वो दो शिया वंशों के हाथों में आ चुकी है। पहला कौन सा है? पहला हो गया आपका बुहाई राजवंश, अर्थात अभी जो मध्य इराक और पश्चिमी ईरान यानी कि बगदाद, जो बगदाद का जो एरिया है वहां पर अभी बुहाई राजवंश का स्थापत्य है, मतलब इनका वहां पे आधिपत्य हो गया। और दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा है? फातिमी वंश जो है ये आ गया आपका मेनली काहिरा के ऊपर, और खुरासान और उधर ट्रांस अक्सेना का जो क्षेत्र है वहां पे ये ताहिरी और समानी राजवंश जो है वो छोटे से एक एरिया के अंदर बसे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर ये स्थिति देखी है कि जो इस्लामिक साम्राज्य है उसका विघटन है। क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है, छोटे छोटे राजवंशों के अधीन में ये कार्य हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई अगर ऐसी स्थिति थी तो फिर तो ये संप्रदाय बिखर जाना चाहिए था और ये संप्रदाय जो है वो धीरे धीरे बिल्कुल नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इतिहास गवाह है इस बात का। तो देखिए ऐसा नहीं हुआ, उसके पीछे भी कारण है। क्यों? क्योंकि जो 9वीं और 10वीं शताब्दी के जो राज्य यहाँ पर जो स्थापित हो रहे हैं, जिनकी बात हम इन राजवंशों के अंतर्गत कर रहे हैं, इनका स्वरूप वो नहीं है जो अब्बासी और उमैया राजवंश के राज्यों का स्वरूप हुआ करता था। तो देखिए इसको अब समझते हैं, अगले भाग के अंदर हम पढ़ते हैं इसको कि ये किस प्रकार से हुआ। कि हम बात करने वाले 9वीं और 10वीं जो शताब्दी है वहां पर जो समाज है उसके अंदर एकता रही, संप्रदाय जो है उसके अंदर क्या रही? एकता रही, वो बिखरा नहीं। उसके क्या तत्व है? ठीक है। तो हमने बात करी सबसे पहले, अगर हम भाषा के लिए बात करें तो हमने देखा था कि जो अब्बासी राजवंश आया, उस अब्बासी राजवंश के अंदर जो शासक थे उन्होंने जो राज्य का स्वरूप तय किया, उन्होंने जो राज्य का स्वरूप तय किया वो स्वरूप किस प्रकार का था भाई? वो स्वरूप था अरबी भाषा का, अरबी राज्य, और साथ ही साथ क्या कहा था इन्होंने? इस्लामिक राज्य, है ना। तो ये दो प्रकार के स्वरूप बनाए थे इन्होंने राज्य के, अरबी और इस्लामिक राज्य का स्वरूप तय किया था। तो अब जो है नया जो राजवंश अभी जो टूटने के बाद में भी जो संप्रदाय की स्थिति बनी है वो इस प्रकार की नहीं है। अब वो जो स्वरूप है वो इस प्रकार का नहीं है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, समाज के अंदर, जनसंख्या माने समाज जो है, अब समाज के अंदर क्या बन रहा है? समाज के अंदर आपसी संवाद की स्थिति बन रही है। समाज के अंदर क्या हो रहा है? आपसी संवाद जो है वो स्थापित हो रहा है, और इस आपसी संवाद की वजह से विभिन्न जो है वर्ग है इस संप्रदाय के, वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे और इनमें एकता बढ़ेगी। देखिए समझते हैं हम कि हम बात कर रहे हैं यहाँ की जनसंख्या के अंदर। तो देखिए
अगर हम बात कर लें कि जो उमैया राजवंश था, कौन सा राजवंश? उमैया। और उसके बाद में आने वाला राजवंश कौन सा था भाई? अब्बासी। ठीक है, तो जो उमैया और अब्बासी का जो कालक्रम रहा है, इस कालक्रम के अंदर जो पूरा राज्य है उसमें जो पूरी आबादी है उसका 10% जो है वो मुसलमान थे। कितना? 10% जो है वो मुस्लिम संप्रदाय को मानने वाले लोग थे, यानी कि आबादी इतनी बड़ी थी। लेकिन आगे आने वाले वर्षों के अंदर जो है ये आबादी का जो एरिया जो है प्रतिशत जो है वो 70% के आसपास पहुंच गया है। मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है वो जनसंख्या में क्या हुआ है, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को मानने वालों की जनसंख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और इस जनसंख्या के अंतर्गत यानी कि इस समाज के अंतर्गत कई प्रकार के कई वर्गों के लोग जो है वो आए, जिसमें कि अगर हम बात कर लें शिल्पी, किसकी बात करें? विभिन्न शिल्पी। हम बात करते हैं दूसरे कारीगर, क्या बात करते हैं? कारीगर। हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के दार्शनिक, क्या उत्पन्न हुए हैं? दार्शनिक। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो व्यापारी, है ना, एक व्यापारी वर्ग भी यहाँ पर अस्तित्व में आ रहा है। तो ये जो व्यापारी वर्ग है, शिल्पी वर्ग है, जो कारीगर वर्ग है, इन लोगों ने यहाँ पर इस समाज को बांधे रखने में, एक तत्व प्रदान करने के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो योगदान दिया है। देखिए हमने स्पष्ट लिखा है विद्वान, कलाकार और व्यापारी, शिल्पी, ये जो इस जनसंख्या के भाग थे अर्थात इस समाज के भाग थे, इन्होंने जो कार्य किए, इन्होंने जो कार्य किए, जैसे कि इन्होंने बढ़ावा दिया है धर्मांतरण को। किसको बढ़ावा दिया? धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। और इस धर्मांतरण के अंदर वृद्धि किस प्रकार से की इन्होंने? कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस इस्लामिक धर्म का, इस्लामिक संप्रदाय का इन्होंने क्या किया है? एक सांस्कृतिक आधार तय किया है, एक नया सांस्कृतिक आधार दिया है अन्य धर्मों से अलग। इस्लामिक जो संप्रदाय है उसकी जो सांस्कृतिक संरचना है, इसकी सांस्कृतिक संरचना, रीति रिवाज जो है उसको क्या कर दिया इन्होंने? अन्य धर्मों से थोड़ा अलग बनाया। उस समय के जितने भी धर्म प्रचलित थे उन धर्मों से अलग घोषित किया, अलग एक स्वरूप प्रदान किया। इस वजह से जो है इसके अंदर रुझान दिखा लोगों का, और लोग जो है वो इस संप्रदाय के संख्या में बढ़ोतरी करते गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि जो 9वीं और 10वीं शताब्दी का जो काल था, उस काल के अंतर्गत हमने देखा कि कई सारे जो है राजवंश नए उत्पन्न हो रहे हैं। अब्बासी सत्ता था जो है वो ईरानी और अब्बासियों के दल के टकराव की वजह से जो है वो बिखर रही है, और उसके पश्चात यहाँ पर नए नए राजवंशों का क्या हो रहा है? उदय हो रहा है, जिसमें हमने अलग अलग बात करी। समानी राजवंश की बात करी, उसके अलावा तुलूनी राजवंश की बात करी, अब्बासी राजवंश, उसके स्थान पर बुहाई राजवंश आ गया, और नेक्स्ट हमने बात करी थी फातिमी राजवंश की। ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, जैसे खुरासान और ट्रांस ऑक्सियाना में समानी जो है वो स्थापित हो गए, तुलूनी जो है वो मिस्र और सीरिया के क्षेत्र में स्थापित हो गए, बगदाद का जो क्षेत्र है वहाँ पे अब्बासी की जगह पे जो है वो बुहाई राजवंश आ गया, और फिर मिस्र को वापस से जीतते हुए वहाँ पे फातिमी राजवंश ने सत्ता स्थापित कर ली 1969 के आसपास आते आते। लेकिन फिर भी हमने देखा कि ये जो काल है, इस काल में समाज जो है वो राज्य से अलग है। समाज और राज्य दोनों आपस में क्या है? अलग है। समाज और राज्य जो है दोनों एक ही नहीं है। सत्ताएं जो परिवर्तित हो रही है, सत्ताएं जो नई बन रही है, वो सिर्फ राजनीतिक रूप से बन रही है। समाज के ऊपर, ढांचे के ऊपर कोई परिवर्तन बड़ा यहाँ पर दृष्टिगोचर हो नहीं रहा है। इस वजह से जो भाषाई स्वरूप का और इस्लामिक स्वरूप का जो राज्य था वो बदल करके अब जनसंख्या और समाज के विभिन्न वर्गों के स्वरूप का जो है वो राज्य यहाँ पर बन रहा है, और समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा जो है यहाँ पे कुछ कार्य किए गए हैं, जिसकी वजह से ये जो संप्रदाय है वो स्थापित हुआ है, अभी तक टूटा नहीं है। तो अब हम आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि अब जो यहाँ पर परिवर्तन होगा, यानी कि 10वीं और 11वीं शताब्दी के अंतर्गत, वो परिवर्तन किस प्रकार का यहाँ पे आता है। तो देखिए हमने यहाँ पे हेडिंग लगा ली है 10वीं और 11वीं शताब्दी का, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि 10वीं और 11वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पे तुर्की सल्तनत का क्या होता है? उदय होता है। अब समझते हैं कि तुर्की सल्तनत का उदय कैसे होगा। देखिए ये जो तुर्की सल्तनत के लोग हैं, ये वास्तविक जो है उनके स्थान की अगर हम बात करें तो ये मध्य एशिया से, कहाँ से रिलेटेड है? मध्य एशिया से है। और मध्य एशिया का भी जो घास का क्षेत्र है, कौन सा? घास का क्षेत्र है, वहां से संबंधित है। यानी कि यहाँ पे कृषि का कोई ज्यादा उपज होने वाली नहीं है, कृषि क्षेत्र नहीं है, घास का क्षेत्र है। ठीक है, घास के मैदान है यहाँ पे।
तो यहाँ से ये जाति उत्पन्न होती है। इसका मतलब अगर जब कृषि यहाँ पे नहीं है तो ये जो लोग हैं वो कैसे होंगे, खानाबदोश जाति के लोग हैं। कौन सी जाति के लोग हैं, खानाबदोश जाति है इनकी, ठीक है। अर्थात ये भोजन के लिए इधर उधर यायावर रूप से घूमते रहते हैं। इन्होंने क्या किया, ये पिछड़ी जाति थी इसलिए इन्होंने भी क्या कर लिया, इन्होंने स्वीकार कर लिया। किसको स्वीकार किया भाई, इस्लाम को स्वीकार कर लिया। किसको स्वीकार किया, इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। और इस्लाम जब इन्होंने स्वीकार कर लिया तो ये जो राजवंश छोटे छोटे जो स्थापित हो रहे हैं उन राजवंशों के अंदर जो है वो इन्होंने अपने को समाहित कर लिया। जैसे कि हम बात कर लें समानी राजवंश, कौन से राजवंश, समानी राजवंश। हम बात कर लें बुहाई राजवंश, कौन सा राजवंश, बुहाई, अब्बासी, तुलूनी, कई प्रकार के राजवंशों के बारे में अभी हमने पिछले ही कुछ मिनटों के अंदर अध्ययन किया है ना। तो ये जो राजवंश है इन राजवंशों के अंतर्गत इन्होंने सैनिक के रूप में, किसके रूप में, या तो सैनिक के रूप में या फिर यहाँ पे इन्होंने गुलाम के रूप में, किसके रूप में, गुलाम के रूप में इन्होंने भाग लिया इनके सैनिक कार्यों में। सेना के अंदर प्लस कहाँ पे भाग ले लिया इन्होंने, इन राजवंशों के प्रशासन में भाग लेना प्रारंभ कर लिया, ठीक है। तो अब जो ये खानाबदोश जाति थी, जो हम बात कर रहे हैं तुर्की सल्तनत के उदय के बारे में, मध्य एशिया के जो घासीय मैदान का क्षेत्र है वहाँ पे जो खानाबदोश जाति है वो अब क्या बन रही है, धीरे धीरे सैनिक और गुलाम के रूप में इन राजवंशों की जो छोटे छोटे यहाँ पे स्थापित हुए थे इन राजवंशों की सेना में ये लोग क्या हो गए हैं, शामिल हो गए हैं। अब देखिए ये जो सेना में शामिल हो रहे हैं तो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो इनमें से कुछ जो लोग योग्य थे, इनमें से कुछ लोग क्या थे, योग्य थे। और इन योग्य लोगों में से जो कुछ ढंग के थे वो उच्च पदों पर पहुंचे। क्या पहुंचेंगे, यहाँ पर उच्च पद को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो उच्च पद को प्राप्त करने वालों में हम एक नाम पढ़ते हैं अल्पतगिन का। किसका नाम पढ़ते हैं, अल्पतगिन का, ठीक है। तो ये जो अल्पतगिन है ये यहाँ पर तुर्की सल्तनत की स्थापना कर देता है। किसकी स्थापना करता है भाई, ये तुर्की सल्तनत की स्थापना करेगा, तुर्की सल्तनत, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये तुर्की सल्तनत की स्थापना यहाँ पर करने वाला है, उच्च पद को प्राप्त कर रहा है ये। और यहाँ पे ये अल्पतगिन हमने देख लिया 961 ईस्वी के अंतर्गत आते आते, ठीक बात है। तो देखिए ये जो अल्पतगिन है ये यहाँ पर स्थापना करेगा तुर्की सल्तनत की। और इसके बाद में जो एक नया यहाँ पर शासक आएगा वो हो जाएगा यहाँ पे महमूद गजनवी। कौन हो जाएगा, महमूद गजनवी। और ये महमूद गजनवी जो है ये 998 से लेकर के 1030 तक जो है वो यहाँ पे कार्य करता है। 998 से लेकर के और 1030 तक का जो है ये कार्यकाल किसका रहता है, महमूद गजनवी का। अब ये महमूद गजनवी जो है इसको तुर्की सल्तनत को सर्वोच्चता पे ले जाता है। इसका जो सर्वोच्च विकास हो रहा है वो किसके समय में हो रहा है, तुर्की सल्तनत का महमूद गजनवी के नेतृत्व में हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने ये बात की कि यहाँ पे अल्पतगिन जो है ये इस एरिया के अंदर इस सत्ता की स्थापना कर रहा है। और ये वास्तव में होती कहाँ है, तो देखिए क्षेत्रों की अगर हम बात कर लें तो ये स्थापित होता है खुरासान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर। कहाँ पे हो रहा है, खुरासान और अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है ये कार्य, ठीक है। ये लीजिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि तुर्की सल्तनत की क्या हो गई, इस क्षेत्र के अंदर स्थापना हो गई। अर्थात अब जो खलीफा है उसके लिए जो सर्वोच्च शक्ति है वो यहाँ तुर्की सल्तनत के रूप में आ रही है। देखिए यहाँ पे तुर्की सल्तनत अर्थात जो अब्बासी राजवंश का खलीफा है जिसको उन्होंने समाप्त नहीं किया, किसने, बुहाई राजवंश ने, उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन क्रिएट हो रहा है। क्या ऑप्शन क्रिएट हो रहा है कि ये जो सल्तनत जो स्थापित हो रही है ये भी शिया है। कौन सी है, शिया है। और जो बुहाई राजवंश था उसके बारे में हमने बात कर ली थी, वो भी कौन सा था, शिया था। अर्थात जो खलीफा है वो अब सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा बना हुआ है, वास्तविक शक्ति तो जो है वो बुहाई राजवंश के शासकों के पास में है। तो बुहाई राजवंश को रास्ते से हटाने के लिए अब जो है एक संतुलनकारी शक्ति पैदा हुई है और वो कौन सी हो गई है, तुर्की सल्तनत। इसलिए तुर्की सल्तनत को जल्दी से ही खलीफा जो है वो मान्यता प्रदान कर देता है, क्योंकि तुर्की सल्तनत का जो मुख्य विरोध है वो खलीफा से नहीं है, वो किससे है, बुहाई राजवंश से होगा, ठीक है। अब देखिए आगे समझते हैं।
कि महमूद गजनवी सर्वोच्चता का कार्यकाल लेकर के यहाँ पर आता है तुर्की सल्तनत के लिए, लेकिन आगे चल करके 1030 ईस्वी के पास ये महमूद गजनवी वही है जो अपने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण करता है और यहाँ से कई जो है वो धन संपदा, सोमनाथ का मंदिर जिसमें हम विशेष रूप से उल्लेखनीय रूप से उसको पढ़ते हैं, वो लूट करके यहाँ से ले जाता है। तो मोहम्मद गजनवी की जो मृत्यु होती है 1030 के आसपास, तो इस समय यहाँ पर पुनः जो है बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक बार से तुर्की सल्तनत का जैसे ही विघटन होता है तो पुनः यहाँ पर क्या होता है, एक बिखराव की स्थिति यहाँ पर क्रिएट होती है। ठीक है, और इस बिखराव की स्थिति से एक नवीन राजवंश जो है वो यहाँ पर आ रहा है, जिसको हम नाम देते हैं सेलजुक तुर्कों का उदय। कौन सा है? सेलजुक तुर्कों का उदय। तो देखिए इसको हम समझते हैं कि इनका उदय किस प्रकार से हुआ। हमने बात करी थी गजनवी सतह, महमूद गजनवी वो जो है वो 998 से लेकर के 1030 तक रहा है। ठीक है, और 1030 के अंदर जो है उसकी क्या हो गया, देहांत होने के पश्चात, मृत्यु होने के पश्चात यहाँ पर पुनः क्या आ गया, बिखराव आ गया। यहाँ तक की बात हमने कर ली है। ठीक है, तो अब इस बिखराव के बाद में, इस बिखराव के बाद में अगर हम बात करें तो कुछ जातियां हैं जो गैर मुस्लिम तुर्क है, गैर तुर्क है, जो यहाँ पर निवास नहीं करती थी। कुछ अलग जातियां हैं। ये जो जातियां हैं ये शामिल हो जाती है समानी राजवंश के अंदर। कौन से राजवंश के अंदर? समानी, या एक नाम और मिल जाता है हमें, कारखानी राजवंश। कौन सा है? कारखानी राजवंश। इन राजवंशों की सेना में शामिल लोग थे ये। इन राजवंशों की क्या थे? सेना में ये शामिल थे। और इस सेना के अंदर भी दो व्यक्तियों का नाम मिलता है। एक का नाम मिल जाता है आपको तुगरिल। ये दो भाई है। ये क्या है? दो भाई है। एक तो हो गया तुगरिल और दूसरा हो गया आपका सागरी बेग। ठीक है, तो ये जो तुगरिल और सागरी बेग है, इन्होंने यहाँ पर अब जो है एक मजबूत सत्ता की स्थापना कर दी है। और वो कौन सी है? सेलजुक तुर्कों की सत्ता। ठीक है, अब देखिए ये करते हैं क्या है, तुगरिल और सागरी बेग दोनों ही मिलकर के, उसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं। तो हमें अब यहाँ से आगे देखना है कि तुगरिल और इनके द्वारा क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाएगा। तो ये तुगरिल जो है इस अव्यवस्था का लाभ उठाता है। गजनी साम्राज्य की जो तुर्की सल्तनत स्थापित हुआ है, वहाँ के अव्यवस्था का लाभ उठा करके और 1037 के अंदर, कब की बात कर रहे हैं हम? 1037 के अंदर ये विजय कर लेता है खुरासान को। क्या कर लेगा? खुरासान विजय कर लेगा। ठीक बात है। तो इन्होंने खुरासान की विजय कर ली। तो यहाँ पर अब क्या होगा? खुरासान किसके पास था? हमने बात करी थी ना, खुरासान और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, बगदाद का जो एरिया है, वो इन्होंने प्राप्त कर लिया था। किसने? तो ये जो तुर्की सल्तनत है, गजनवी सल्तनत है, इन्होंने। अब ये खुरासान की विजय कर लेता है और खुरासान के अंदर ही ये निसापुर को अपनी राजधानी बनाते हैं। किसको राजधानी बनाते हैं? यहाँ निसापुर। ये जो शब्द लिखा है आपके समक्ष, इसको अंडरलाइन कर लेना और दिमाग के अंदर बिठा लेना। ये शब्द आगे अपने भी और भी काम आने वाला है, क्योंकि ये जो निसापुर जो है, इसको ये क्या बना रहे हैं? राजधानी बना रहे हैं अपने साम्राज्य की। साथ ही साथ इसके अंदर और ये ध्यान रखना, ये जो है यहाँ पर इस्लामिक संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। इस्लामिक शिक्षा का केंद्र बनेगा। ये किसका बनेगा? शिक्षा का केंद्र बनेगा। ठीक है, निसापुर। और यहाँ पर दास व्यापार वगैरह हम जब आगे बढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें यहाँ से मिलनी है। तो निसापुर को याद रख लेना। खुरासान की विजय करी और इन्होंने राजधानी किसको बनाया भाई? निसापुर को बनाया। आगे चल करके हमने बात करनी है 1055 ईस्वी की। जो 1055 ईस्वी आती है तो यही लोग सेल्जुक तुर्क जो है यहाँ पर पुनः अधिकार कर लेते हैं बगदाद के ऊपर। किस पे अधिकार कर लेते हैं? बगदाद पर भी क्या कर लेते हैं? विजय हासिल कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है 1055 ईस्वी के आसपास पहुंचते पहुंचते पुनः एक जो है संगठित सैनिक शक्ति के रूप में सेल्जुक तुर्क जो है वो इस्लामिक साम्राज्य के अंदर स्थापित हो जाते हैं। जो विभिन्न राजवंशों के अंदर टूट करके बिखर गया था साम्राज्य, वो अब इन लोगों के नेतृत्व में, कौन से? तुगरिल के द्वारा स्थापित सेल्जुक तुर्कों का जो पूरा कार्य है, पूरा इनका जो साम्राज्य स्थापित होता है, इसके अंदर पुनः एक शक्ति के रूप में उभर करके ये सामने आ जाते हैं। ठीक है, अब जो है ये एक सैनिक संगठन बन चुका है और विस्तृत सैनिक संगठन बन चुका है। अब इनका क्या होगा? अब इनका एक अन्य जाति अर्थात ईसाइयों के साथ में क्या होगा? युद्ध होगा, और जिसे हम धर्म युद्ध के नाम से जानने वाले हैं। ठीक है, तो उसको हम अगली क्लास के अंदर लेंगे। आज की क्लास के अंदर हमने देखा है कि विभिन्न जो राजवंश है उनका अब्बासी सत्ता के पतन के कारण क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। विभिन्न जगहों के अंदर जो है वो राज्य स्थापित हो रहे हैं।
और उनकी आपसी क्रियाओं के द्वारा जो है धीरे धीरे पुनः एक जो है संगठित इकाई के रूप में आता है, जिसमें हम देखा कि तुर्की सल्तनत अर्थात गजनवी जो शासन है वो स्थापित हुआ कुछ समय के लिए। तो उन्होंने उसको जोड़ने का प्रयत्न किया, और जैसे ही गजनवी साम्राज्य के अंदर जो है बिखराव की स्थिति उत्पन्न हुई तो तुगरिल और सागरी बेग जो है इनके द्वारा यहाँ पर एक जो है राज्य स्थापित कर दिया गया। और इनके द्वारा जो राज्य स्थापित हुआ है वो परिवार के शासन के द्वारा चलाया गया है। किस प्रकार का है यहाँ पे? परिवार का शासन। इसको हम एक नाम भी दे सकते हैं। परिवार का शासन का मतलब क्या हुआ है? ये कबीलाई प्रथा है। ये क्या है? कबीलाई प्रथा। ठीक है, तो इस कबीलाई प्रथा के अनुसार जो है इन्होंने अब जो है यहाँ पर शासन किया है इस प्रथा के हिसाब से, और इस पूरे साम्राज्य को जो है वो एक संगठित रूप दे दिया है। ठीक है, तो आज के पाठ के अंदर हमने ये सारा जान लिया है। अब अगली क्लास के अंदर जो है वो हम धर्म युद्धों के बारे में जानने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।